हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट, आज मैं आपको कराऊंगी हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन में मैं आपको हमारे इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वह वर्ड्स क्लियर कराऊंगी, जैसे कि क्वांटिटी, रेशो, प्रपोर्शन, कांस्टेंट, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन तो मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगी ही। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं चैप्टर का, पढ़ेंगे। इसके अलावा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्राई दिस, एग्जाम्पल, डू दिस और एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 हम एक के बाद एक हमारे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी क्वांटिटी। भाई, क्वांटिटी वर्ड क्या कहता है? मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि मैं मार्केट गई और मार्केट में मैंने 2 kg शुगर खरीदी 50 रुपीज़ में। आप मान लीजिए कि 2 kg शुगर आई 50 रुपीज़ में। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी का यूज़ हुआ है। एक तो क्या है 50 kg, एक क्वांटिटी क्या है kg, और दूसरी क्वांटिटी क्या है? दूसरी क्वांटिटी है कॉस्ट ऑफ शुगर, जो कितनी है 50 रुपीज़। तो दो क्वांटिटी क्या हुई? kg और कॉस्ट। अब एक एग्जाम्पल से आप क्वांटिटी को और समझिए। मैं कहती हूँ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार 50 किलोमीटर इन 1 आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार 50 किलोमीटर इन 1 आवर। अब यहाँ पे आप देखिए दो क्वांटिटी यूज हुई हैं। एक तो डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, और टाइम, दूसरी क्वांटिटी क्या है? टाइम, जो क्या है 1 आवर। तो क्वांटिटी आपने क्या समझी? क्वांटिटी कोई भी आपके पास थिंग है, कितने अमाउंट में है, कितनी मात्रा में है, तो हम उसे क्वांटिटी कहेंगे। कोई थिंग आपके पास है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कोई कार है, कोई व्हीकल है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वह भी क्वांटिटी है। उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम भी क्वांटिटी है, और कॉस्ट भी क्वांटिटी में आते हैं। तो क्वांटिटी क्लियर हो गई आपको। अब हम रेशो क्लियर कर लेते हैं कि भाई रेशो क्या होता है। तो देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखी है रेशो की। अ रेशो कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप और कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ द सेम यूनिट। जो रेशो है उसमें डिफाइन किया जाता है दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप और कंपैरिजन किया जाता है रेशो के अंदर। आप दो क्वांटिटी ले लीजिए, उनका रिलेशनशिप और उनका कंपैरिजन किया जाएगा रेशो के थ्रू। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो दोनों क्वांटिटी हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ जो लिखा है उसका कंक्लूजन यही है कि दोनों क्वांटिटी का रिलेशनशिप और कंपैरिजन किया जाएगा, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि दो क्वांटिटी जो आपने ली है उनके यूनिट सेम हो। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, रेशो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 50 है। टोटल स्टूडेंट है 50। एक क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट 50 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20। नंबर ऑफ बॉय कितने हैं? 30। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्वांटिटी का यूज हुआ है। एक तो क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स फर्स्ट क्वांटिटी और नंबर ऑफ बॉयज सेकंड क्वांटिटी। अब इन दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप या कंपैरिजन किया जाएगा रेशो के थ्रू। कैसे किया जाएगा? गर्ल्स लिखिए, रेशो का सिंबल लगाइए, बॉयज लिखिए, और फिर गर्ल्स के नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लीजिए जो कि 20 है, और बॉयज के नीचे नंबर ऑफ बॉय लिख लीजिए जो कि है 30। रेशो का साइन कैसे होता है भाई? यहाँ अलग से समझ लीजिए। रेशो का साइन दो वर्टिकल डॉट कुछ इस तरह से होते हैं रेशो का सिंबल। ठीक है, ये है रेशो। ठीक है, अब ये रेशो कह क्या रहा है? ये रेशो कह रहा है कि भाई हमने रेशो की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि भाई रिलेशनशिप बताता है दो क्वांटिटी के बीच में, या कंपैरिजन करता है दो क्वांटिटी को। तो यहाँ पे किस तरह से रिलेशनशिप बता रहा है कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो उसमें 50 स्टूडेंट में गर्ल कितनी है? 20 है।
अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो उन 50 स्टूडेंट्स में बॉय कितने हैं, 30 हैं। तो इस तरह से दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 नंबर ऑफ गर्ल, क्वांटिटी 2 नंबर ऑफ बॉय, और इन दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है कि 50 स्टूडेंट है तो 20 गर्ल है, और 50 बच्चे हैं तो 50 बॉय हैं तो 30 स्टूडेंट। तो अगर पर टोटल 50 स्टूडेंट है तो 30 बॉय हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो ये रिलेशनशिप बता रहा है। और यूनिट सेम कैसे है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसलिए यूनिट भी सेम हो गए। अब रेशो का एक एग्जांपल आप और लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा रेशो। देखिए कि भाई मैं आपको कहती हूँ कि 2 केजी शुगर 2 केजी शुगर आ रही है आपकी 50 रुपीज, है ना, रुपीज 50 में आ रही है। 2 केजी शुगर आ रही है 50 रुपीज में। और आप ये समझ लीजिए कि आपका 3 केजी टी है, 3 केजी टी जो आ रही है आपकी, वो आपकी आ रही है 80 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका रेशो निकाल के जानना चाहती हूँ कि इसमें ये जो दो क्वांटिटी है, 2 केजी शुगर और 3 केजी टी, ये जो दो क्वांटिटी है, इन दो क्वांटिटी के बीच का मैं को कंपेयर करना चाहती हूँ, इसका रिलेशन बताना चाहती हूँ। तो मैं रेशो के थ्रू तो कैसे कर सकती हूँ मैं, 50, क्योंकि पहले शुगर दिया है ना, तो मुझे पहले शुगर लिखनी है 50 रुपीज। ठीक है, या फिर मैं इसका जो इसका अमाउंट है, जो इसकी मात्रा है, उसका रेशो भी निकाल सकती हूँ। 2 केजी है ना, ये जिस अमाउंट में है उसका रेशो भी निकाल सकती हूँ, और रुपीस का भी रेशो निकाल सकती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, जो अमाउंट है ना, जो इसकी मात्रा है, उसका रेशो निकाल देती हूँ। तो 2 केजी है और 3 केजी है। 2 केजी क्या है, शुगर है, और 3 केजी क्या है, टी है। अब आप देखिए कि ये दोनों ही यूनिट सेम है, ये भी केजी है, ये भी केजी है, दोनों यूनिट सेम है। और ये टोटल कितना केजी है, टोटल ये आपके 5 केजी। ठीक है स्टूडेंट, अब टोटल 5 केजी है, तो ये रेशो कहना क्या चाह रहा है, ये रेशो कहना चाह रहा है कि अगर टोटल 5 केजी है तो शुगर है 2 केजी, टोटल 5 केजी है तो शुगर कितना है, 2 केजी। और अगर टोटल 5 केजी है, तो टी कितना है, आपके टी कितनी है, 2 केजी। ठीक है, टी आपकी है 3 केजी। तो ये है आपका, ये रेशो आपको ये कहना चाह रहा है कि टोटल 5 है तो 3 केजी टी है, टोटल 5 है तो शुगर कितनी है, 2 केजी है। ठीक है, तो रेशो ये होता है। अब आप प्रोपोर्शन भी देख लीजिए कि भाई प्रोपोर्शन क्या चीज है। तो प्रोपोर्शन के लिए मैंने लिखा है व्हेन 2 रेशो आर सेट इक्वल टू ईच अदर। आपके पास दो रेशो का सेट है, लेकिन दोनों ही रेशो ए का जो सेट है वह इक्वल है, इक्विवेलेंट है। दो रेशो का सेट अगर इक्विवेलेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो वह प्रोपोर्शन में कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए, देखिए फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो, दो रेशो मैंने लिए हैं इस एग्जाम्पल में, फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो। फर्स्ट रेशो में मैंने लिखा है 5 केजी राइस रेशो 10 केजी शुगर, 5 केजी राइस है और 10 केजी शुगर है। सेकंड रेशो में मैंने लिखा है 20 केजी दाल और 40 केजी व्हीट। ये दो रेशो का सेट है आपके पास। अब आप इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए 5 केजी राइस लिख लीजिए और रेशो का साइन लगाइए, 10 केजी शुगर लिख लीजिए। ठीक है, और प्रोपोर्शन का साइन स्टूडेंट कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है प्रोपोर्शन का साइन। कैसा होता है, 4, इस तरह के 4 डॉट। ठीक है, ये है प्रोपोर्शन का साइन, याद रखिए। अब देखिए कि 5 केजी राइस और 10 केजी शुगर ये रेशो में है दोनों। अब प्रोपोर्शन का साइन लगाया और 20 केजी दाल लिखी, 20 केजी दाल लिखी और रेशो का साइन लगाया और 40 केजी व्हीट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर ये दोनों रेशो का जो आप इक्वल है, ये रेशो का ये रेशो और ये रेशो इक्वल है, इसका मतलब यह प्रोपोर्शन में है। देखिए भाई 5 और 10 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे क्या, 5 1 जा 5 और रेशो का साइन और 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन लगा दीजिए आप। अब देखिए 20 1 जा 20 और रेशो का साइन लगाया और 20 2 जा 40।
तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही रेशो इक्वल है, ये 1:2 है, ये भी 1:2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही रेशो प्रपोर्शन में है। तो क्लियर हुआ आपको, रेशो, प्रपोर्शन, क्वांटिटी, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में, पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप इस तरह से समझिए कि आपके पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है y। अब x क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो y क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और अगर x क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो y क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कि एक शॉपकीपर है, वह शुगर सेल कर रहा है, ठीक है, एक शॉपकीपर है शुगर सेल कर रहा है। तो शुगर यह है हमारी x क्वांटिटी और उसकी जो कॉस्ट है वह क्या है, y क्वांटिटी है, ठीक है। अब मान लीजिए वह 1 kg शुगर सेल कर रहा है 50 रुपीज़ में, ठीक है, 1 kg शुगर सेल कर रहा है 50 रुपीज़ में, तो 2 kg सेल करेगा 100 रुपीज़ में, ठीक है, 100 रुपीज़ में सेल करेगा 2 kg, और 3 kg सेल करेगा कितने रुपए में करेगा, वो ₹150, ठीक है, और 4 kg कितने रुपीज़ में सेल करेगा भाई, 4 kg सेल करेगा ₹200। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो कि शुगर है और y हमारी कॉस्ट है। दो क्वांटिटी है हमारे पास, 1 kg शुगर आपको मिल रही है 50 रुपीज़ में, 2 kg 100 में, और 3 kg 150 में, और 4 kg 200 रुपीज़ में। एक क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई, एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो दूसरी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक एग्जाम्पल है। अब आप देखिए इसी सिंपल से एग्जाम्पल से हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन को और भी अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। आप देखिए कि ये शुगर जो है, अब की बार क्या करते हैं हम कि हमने आपको क्या बताया कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। आप समझिए कि 5 kg शुगर जो है वह आ रही है 250 रुपीज़ में, ठीक है, 250 रुपीज़ में आ रही है 5 kg शुगर। तो भैया 4 kg शुगर कितने रुपए में आएगी, 4 kg शुगर आएगी आपके 200 रुपीज़ में। 3 kg शुगर आएगी आपके कितने रुपए में आएगी, 150 रुपीज़ में, और 2 kg शुगर आपके आएगी ₹100 में। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आपने क्या देखा कि x क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। 5 kg में 250 रुपीज़ लग रहे थे, 4 kg में 200, और 3 kg में 150, और 2 kg में 100 रुपीज़ लग रहे थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। तो क्लियर हुआ आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। दिखती बात है भाई, ज़्यादा सामान खरीदोगे तो ज़्यादा पैसा, कम सामान खरीदोगे तो कम पैसा, ठीक है। अब देखिए कि अगर दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आप कुछ इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, इस तरह का एरो यूज करेंगे। दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आप इस तरह का एरो यूज करेंगे, और दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो आप इस तरह का एरो यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि मैं कुछ स्टेटमेंट लेकर आई हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सी बात है, अगर आप आर्टिकल खरीद रहे हैं कोई, अगर आपने एक आर्टिकल खरीदा तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपने एक से ज़्यादा आर्टिकल खरीदे तो आपको उससे तो आपको क्या और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो ये कौन से प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, और हम इसे इस तरह के एरो से
रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह के एरो अगर बना है तो समझिए कि वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है और ये कह रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मोर द मनी डिपॉजिट इन द बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने बैंक में ज़्यादा मनी डिपॉजिट किए तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा और कम मनी डिपॉजिट किए तो इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। आपको पता है कि बैंक क्वार्टरली और ईयरली कुछ इंटरेस्ट देती है। आप ज़्यादा मनी डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगी और कम मनी डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपको कम फ़ायदा देगी। कुछ फ़ायदा देती है मनी, आप जितनी भी डिपॉजिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग बैंक आपको कुछ फ़ायदा देती है। तो आपने ज़्यादा मनी डिपॉजिट की तो ज़्यादा फ़ायदा, कम मनी डिपॉजिट की तो कम फ़ायदा। तो ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। मोर मनी डिपॉजिट की तो मोर इंटरेस्ट, तो ये क्या है, इंक्रीज हो रही है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम कुछ इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरो यही कह रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये एरो क्या बता रहा है, आपको क्लियर हुआ? आगे देखिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, cost of 3 kg sugar is rupees 108. What would be the cost of 1 kg sugar? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 kg शुगर आ रही है 108 रुपीज में, तो 1 kg शुगर कितने में आएगी? 1 kg शुगर कम पैसों में आएगी। बहुत सिंपल, भाई 3 kg शुगर अगर 108 रुपीज में दे रहे हैं तो 2 kg कम रेट में आएगी। 2 केजी के लिए आपको कम पैसे देने पड़ेंगे और 1 केजी के लिए तो आपको और भी कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अब आप देखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन अब मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, x और y दो क्वांटिटी है। अब x और y दो क्वांटिटी को हम कुछ इस तरह से भी दिखाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसे कैसे पढ़ेंगे, x प्रोपोर्शनली y, x प्रोपोर्शनली y। अब ये किस तरह से आया, क्यों आया, ये मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कनेक्टेड एक एग्जांपल कराऊंगी, जिससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट है वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसी वीडियो में हम एक एग्जांपल करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कनेक्टेड, आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ये x प्रोपोर्शनली y किस तरह से आया। ठीक है, अब आप इनवर्स प्रोपोर्शन समझ लीजिए। इनवर्स प्रोपोर्शन स्टूडेंट बहुत सिंपल है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। यह है इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। एक ग्राउंड है, एक लार्ज ग्राउंड है और उसकी बनानी है बाउंड्री, उस पे बाउंड्री बनानी है लार्ज ग्राउंड पे। अब मैंने क्या करा, वर्कर्स से बात की, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ये बाउंड्री बनानी है 2 दिन में। तो वर्कर्स से मैंने कहा, 2 वर्कर्स से मैंने बात की, मैंने क्या करा, वर्कर्स है ना, मैंने वर्कर्स से बात की, मैंने वर्कर्स से, और ये बाउंड्री है ना। वर्कर्स तो क्या है, x है और बाउंड्री है y, ये मान लीजिए, है ना। डेज मान ली, बाउंड्री क्यों, डेज माने, y क्या है, डेज है, वर्कर्स है x और y क्या है, डेज है। अब मैंने क्या करा, 2 वर्कर्स से बात की और मैंने कहा कि भाई ये बाउंड्री कितने दिनों में बनेगी, तो उन्होंने कहा कि भैया 4 दिन लग जाएंगे। 2 वर्कर्स से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे ये बाउंड्री बनानी है, कितने दिन में बनेगी, उन्होंने कहा 4 डे लगेंगे। पर मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो 2 डेज में बनानी थी बाउंड्री। तो मैंने कहा कि भैया 2 डेज में कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी 2 डेज में बाउंड्री बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 4 वर्कर्स जो हैं वो 2 डे में बाउंड्री बना लेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे वर्कर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डे की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, वर्कर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेज की क्वांटिटी क्या हो रही है, डेज की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वर्कर्स की क्वांटिटी इंक्रीज को हम इस तरह के एरो से बताते हैं। वर्कर्स की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, डेज की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, लेस हो रही है। तो
यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसको हम कुछ इस तरह के एरो से शो करते हैं। एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐसे एरो दिखाएंगे, और दूसरी क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इस तरह के एरो बनाएंगे। तो इस तरह के एरो से शो किया जाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन को। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी मैंने कुछ स्टेटमेंट लिए हैं, उससे इन्वर्स प्रोपोर्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में। एज the speed of a vehicle increase, the time taken to cover the same distance decrease। यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर एक व्हीकल है उसकी स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे तो टाइम लगेगा कम, स्पीड रखोगे कम तो टाइम लगेगा ज़्यादा। भाई ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है एक व्हीकल को, ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है एक व्हीकल को। अगर आपने क्या करा, अगर आपने स्पीड रखी लेस तो क्या टाइम लगेगा ज़्यादा बी प्लेस पर जाने में, और अगर आपने व्हीकल की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम लगेगा कम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। अगर आप स्पीड कम रखेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम लगेगा कम। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। स्पीड है एक क्वांटिटी और टाइम है दूसरी क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज, तो स्पीड को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसको आप इस तरह के एरो से शो कीजिए। और टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप इस तरह के एरो से शो करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड देख लिए, फॉर अ गिवन जॉब 2 वर्कर्स कंप्लीट द जॉब इन 5 डे व्हेन इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स जॉब कंप्लीट टू इन लेस डे। अब ये कहा जा रहा है कि एक जॉब है उसको 2 वर्कर कंप्लीट कर रहे हैं 5 डे में, तो आप बताइए कि आप कितने वर्कर्स लें कि काम कम दिन में कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई एक जॉब है उसको 2 वर्कर कंप्लीट कर रहे हैं 5 डे में, अब मैं चाहती हूँ कि भाई 5 दिन में नहीं, काम 3 दिन में ही हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। मुझे 2 की जगह 4 वर्कर करने पड़ेंगे और काम हो जाएगा 3 डे में, ठीक है। ये वर्कर्स हैं, ये डेज हैं। तो भाई देखिए 2 वर्कर्स ने काम किया 5 डे में और 4 वर्कर ने काम किया 3 डे में। तो आपने क्या समझा, एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए भैया, जब एक क्वांटिटी वर्कर्स जब कम थे तो काम समय लगा ज़्यादा। वर्कर्स जब कम थे, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज थी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। लेकिन जब दूसरी कंडीशन बनी, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज हुई तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। फर्स्ट कंडीशन में क्या थे, वर्कर कम थे तो समय लगा ज़्यादा, ठीक है। वर्कर एक क्वांटिटी डिक्रीज थी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ी हुई थी। अब हमने क्या करा, इस वाली क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया तो ये वाली क्वांटिटी क्या हुआ, डिक्रीज हो गई। तो ये है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब देखिए कि इन्वर्स प्रोपोर्शन को कुछ इस तरह से भी शो कर दिया जाता है। ये क्या लिखा है, x प्रोपोर्शनली 1/y, x प्रोपोर्शनली 1/y। अब ये क्या कह रहा है, ये x प्रोपोर्शनली 1/y, ये मैं इसी वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन से कनेक्टेड सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन से कनेक्टेड एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया है पेज नंबर 130 से आपकी NCERT बुक की। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, अ कार यूज 4 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे कहा गया है कि एक कार जो है वो 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो आपको ये जो टेबल दी गई है इसको कंप्लीट करना है। अब आप देखिए कि यहाँ इस टेबल में जो पेट्रोल लीटर में है उसे मैंने x क्वांटिटी माना है, और जो डिस्टेंस किलोमीटर में है उसे मैंने y क्वांटिटी माना है। और ये जो x और y क्वांटिटी है इसके ये अलग अलग वेरिएशन है। x क्वांटिटी जब 4 लीटर पेट्रोल था तो डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर, ये है y क्वांटिटी। तो देखिए ये जो अलग अलग वेरिएशन में x और y क्वांटिटी है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। देखिए इसको मैंने x1 माना,
इसे मैंने x2 माना, इसे मैंने x3 माना और इसे मैंने माना x4। इसे मैंने माना y1, इसे माना y2 और इसे माना y3 और इसे माना y4। ठीक है, तो x और y ये दो अलग अलग क्वांटिटी है और ये इसके अलग अलग वेरिएशन है, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम तो स्टूडेंट आपको यह जानना है कि भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है भी कि नहीं। तो आप कहोगे मैम जैसा आपने समझाया है उसके अकॉर्डिंग तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि पेट्रोल अगर 4 लीटर है तो 60 किलोमीटर चलेगा, पेट्रोल अगर 8 लीटर है तो ज़्यादा चलेगा, भाई ज़्यादा पेट्रोल है तो ज़्यादा किलोमीटर चल पाएगी कार, फिर 12 है तो और ज़्यादा चल पाएगी, 15 लीटर है तो और भी ज़्यादा चल पाएगी। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पर स्टूडेंट इतना काफ़ी नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझने के लिए यह भी जानना होगा कि जो दो क्वांटिटी दी गई है, एक क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी है पेट्रोल जो कि लीटर में है जिसे हमने x से डिनोट किया है, और दूसरी क्वांटिटी डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में है जिसे हमने y से डिनोट किया है। तो ये जो दोनों क्वांटिटी हैं, ये जो दोनों क्वांटिटी हैं इसके जितने भी वेरिएशन है x1 y1 x2 y2, इनका रेशो सेम आना चाहिए, इनका जो रेशो है उनका प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए, जो रेशोज है ये प्रोपोर्शन में आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 ये इक्वल होने चाहिए, और साथ में x3 अपॉन y3 और x4 अपॉन y4 ये सब इक्वल होने चाहिए। ये जितने भी रेशो हैं ये सब प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अगर ये रेशो प्रोपोर्शन में है तभी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि x1 का रेशो और y1 का रेशो और x2 का रेशो और y2 का रेशो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसका रेशो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है आपसे, और कहा जा रहा है x1 का रेशो, y1 का रेशो और x3 का रेशो और y3 का रेशो भी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये जितने भी रेशो हैं वह इक्वल होने चाहिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। अगर ये जितने भी रेशो इक्वल होंगे इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। अब देखिए भाई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि x क्वांटिटी जो कि पेट्रोल है लीटर में और y क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस है किलोमीटर में, इन दोनों का रेशो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ये रेशो होना चाहिए कांस्टेंट। x क्वांटिटी और y क्वांटिटी है, इनका रेशो जितने भी वेरिएशन में आ रहा है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। अब स्टूडेंट भाई हम x क्वांटिटी और x1 और y1 तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन x2 भी दे रखा है कि 8 लीटर है, लेकिन y2 y3 y4 हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इनके रेशो जो हैं, ये जो अलग अलग वेरिएशन में क्वांटिटीज़ हैं इनके रेशो सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि y2 कितना है यह मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए पहला काम आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसको आप इस तरह से एक बॉक्स में पैक कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये मालूम करते हैं कि y2 क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 लिखेंगे और x2 अपॉन y2 लिखेंगे। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो रेशो है, जो अलग अलग वेरिएशन में ये जो क्वांटिटी है, ये इनका रेशो सेम आता है, ये इक्वल है ना। x1 y1 और x2 और y2 ये दोनों इक्वल
इक्वल है, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 ये सब इक्वल है, इनके रेशो सेम आते हैं, ये सब इक्वल है, इसलिए मैंने x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 लिखा है। अब मैं क्या करूँगी, x1 की जगह तो मैं लिख दूंगी 4 क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 4, और y1 की जगह मैं लिख दूंगी 60 और x2 की जगह मैं क्या लिखूंगी 8 और y2 मुझे फाइंड नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह y2 ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो आप देखेंगे कि 4y² कर सकती हूँ मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इक्वल का साइन 8 इंटू 60 लिख सकती हूँ मैं इसको, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो। अब आप क्या करिए कि y2 जो है, y2 तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए और आप क्या करिए, y2 को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, आप ऐसा करिए y2 को आप यहीं छोड़िए और 6 इंटू 60 करिए और क्या करिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 8 है, तो आप क्या करिए 8 इंटू 60 करिए, आप 8 इंटू 60 करिए और 4 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करिए 4 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए कि 4 2 जा तो 8 होता है, तो अब 2 और 60 को आप मल्टीप्लाई करिए जरा, ऊपर 2 और 60 बचे, तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 120। इसका मतलब क्या है, y2 क्या है मेरा 120 और x2 मेरा क्या है 8, तो मुझे क्या मिला 8 अपॉन 120 मिल गया, ठीक है। x2 और y2 क्या है मेरा 8 अपॉन 120, तो यहाँ पे आप 120 लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, y2 की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम x3 की भी वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 लिखेंगे। अब ये भी इक्वल है x3 और y3 के, ठीक है ना, ये भी x3 और y3 के इक्वल है। अब आप क्या करिए कि x1 हमारा कितना है 4 है और y1 कितना है हमारा 60 है और आपका x3 कितना है 12 है और आपका y3 कितना है आपको फाइंड नहीं है। अब यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y3 को 4 से और 60 को 12 से। अब आप देखिए कि 4 और y3 मैंने यहाँ पे लिखा और 12 और 60 मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। अब y3 आप यहाँ पे लिखिए और 12 और 60 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो 4 है ये 4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये y3 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आके ये हो जाएगा डिवाइड। इतना तो आपको पता ही है कि यहाँ इक्वल के इस साइड अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाता है। अब देखिए आपका 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। अब 3 और 60 जरा आप मल्टीप्लाई करिए, 3 और 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 180 मिल जाएगा। तो यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या आ गई 180 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि x3 और y3 कितना आ रहा है मेरा, x3 है मेरा 12 और y3 है मेरा 180, ठीक है। तो देखिए ये दो वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। एक तो हमने क्या फाइंड कर लिया x2 और y2 फाइंड कर लिया और हमने x3 और y3 भी फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं x4 भी और y4 भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए x1 लिखिए, क्योंकि ये सब इन सब के रेशो इक्वल आने हैं ना, ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए हमने क्या करा है y4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरह से इक्वेशन बनाई है। अब देखिए x1 y1 और x4 और y4, ठीक है स्टूडेंट। x1 क्या है 4 है, y1 क्या है 60 है, x4 क्या है 15 है और y4 हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि वो हमें करना है फाइंड। अब आप देखिए कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 और y और 15 और 60 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप देखिए कि 4y है ना y4
और 15 और 16 आप 60 आप इस तरह से लिखिए। अब 4 को तो आप क्या करिए, y4 को तो आप यहीं छोड़ दीजिए और 15/60 कीजिए और आप क्या कीजिए, 4 को कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि यहाँ हो रहा है ये मल्टीप्लाई। अब देखिए कि 4 को जरा 60 से डिवाइड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 15। अब 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, 15 5 जा कितना होता है, 75। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 में मैंने 7 ऐड किया तो मुझे मिला 22। तो मेरा यहाँ पे क्या आया, 222, तो मेरा आया y4 और x4 क्या है मेरा 15 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने क्या करा, ये जो चारों y1 तो दिया हुआ था, y2 y3 और y4 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या जानना है कि भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें इन सब के रेशो निकालने होंगे। ठीक है, इन सब के रेशो अगर सेम आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कहने का मतलब ये है कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 अगर इन सब के रेशो सेम आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। x1 और x और y अगर कांस्टेंट है, इन सब की x y या फिर इसके वेरिएशन x अपॉन y, ये जो दो क्वांटिटी है ये अगर ये कांस्टेंट है या फिर इसके अलग अलग वेरिएशन जो दिए गए हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब सबसे पहले हम x1 और y1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई x1 अपॉन y1, तो x1 आपका क्या है 4 है और y1 आपका 60 है। जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप चाहे तो x1 y1 को स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 रेशो y1। ठीक है, क्योंकि ये रेशो ही तो है, आप इसको इस तरह से लिख के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x को आप लिख दीजिए 4 और y को आप लिख दीजिए 60। ठीक है, आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। क्योंकि भाई ये जब इसको इस x1 और y1 को मैं इस तरह से रेशो में लिख सकती हूँ। ठीक है, ये रेशो ही तो है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। 60 को 4 से डिवाइड कराया मैंने। ठीक है, 60 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 2 बचा और 4 5 जा 25, 15 मिल गया मुझे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप भले इसको इस तरीके से भी करके देख लीजिए, 4 1 जा 4, एक ही नंबर से डिवाइड होंगे दोनों, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 15। तो यहाँ पे भी 1/15 आ रहा है और यहाँ पे भी 1:15 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका रेशो क्या आ रहा है, 1/15 आ रहा है। अब मैं हर बार अब मैं इसी तरीके से करके बताऊंगी। ये तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरह से भी रेशो निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 4/60 करके भी रेशो निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी रेशो निकाल सकते हैं, x1 रेशो y1। ठीक है, अब देखिए हमने x1 और y1 का रेशो निकाल लिया। x1 और y1 का रेशो तो आपने फाइंड कर लिया जो आया 1/15। अब आप x2 और y2 का भी रेशो निकाल लीजिए। भाई क्या आता है आपका, x2 आपका क्या है स्टूडेंट, x2 तो आपका 8 है और y2 आपका क्या है 120 है। अब जरा आप इसे सिंप्लीफाई करिए या फिर आप इसको इस तरह से करके देख लीजिए। एक बार और बता देती हूँ, x2 रेशो y2। अब आपका क्या है, x2 आपका क्या है 8 है, रेशो 120। ठीक है, आप पहले इसको कर लीजिए। आप देखिए ये 8 1 जा 8, यहाँ पे भी 8 1 जा 8 है और बचा कितना, अब देखिए यहाँ करके बता देती हूँ, 120 है, इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, 8 1 जा 8, 8 है, बचा कितना 4 बचा, 0 लगाई, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आपको मिला 15। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको 1/15 मिला। अब यहाँ पे भी आप 8 1 जा 8, 120 को मैंने जब 8 से डिवाइड किया तो मुझे मिला
15। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1/15 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, x2 y2 का रेशो 1/15 है, x1 और y1 का रेशो भी 1/15 है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पे जितने भी वेरिएशन दिए हैं दोनों क्वांटिटी के, उनका रेशो 1/15 ही आना चाहिए। जब अगर 1/15 नहीं आ रहा है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो हमें सारे करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, x2 y2 तो हमने कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं x3 y3 भी यहीं पे कर लेते हैं। अब आप देखिए कि भाई x3 और y3 देख लीजिए आप, नीचे लिखा जाएगा वरना फिर वो क्यूब लगेगा, x क्यूब लगेगा। ठीक है ना, x3 और y3। ठीक है, अब देखिए आपका x3 क्या है, x3 आपका 12 है और y3 क्या है भाई आपका 180 है। अब 12 को 180 से जरा डिवाइड कीजिए, आपको कितना मिलेगा, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए या फिर आप इसे ऐसे कर लीजिए। दोनों तरीके बता देती हूँ आपके लिए, कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए 12 1 जा 12, ये भी 12 1 जा 12 है। अब 12 है और ये 8 है। अब आप देखिए कि भाई 180 को मैं 12 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 180 12 1 जा 12, अब बचा क्या 6 0, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे आपको 15 मिला। तो अब तक तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटी जो है x और y, हर वेरिएशन में रेशो सेम आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप करके देख लीजिए, ये 12 है, ये 180 है। अब आप देखिए कि यहाँ आपको मिला 1 और यहाँ मिला आपको 15, तो आप देखें यहाँ भी हमारा आंसर आ रहा है 1/15। अब हमारा देखिए ये वाला x4 और y4 है, इसको भी हम देख लेते हैं कि भाई आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ करते हैं इसको, देखिए x4 और y4। ठीक है, x आपका कितना है 15 है, y4 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए y4 कितना आ रहा है 225 आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं और आप चाहें तो इधर से भी देख सकते हैं। टेबल में फिल कर लीजिए, यहाँ से देखते चले जाइए। ठीक है, आंसर निकालिए और टेबल में फिल कर दीजिए। टेबल में तो फिल करना ही है और फिर वहाँ से आप देखते चले जाइए। 15 है x4 और y4 क्या है 225 है। अब आप देखिए भाई 15 1 जा 15, फिर क्या है 15 1 जा 15, बचा कितना 75, 15 5 जा आपका बचा 75, तो ये भी हमारा 1/15 आया। तो आप देख रहे हैं कि हर कंडीशन में ये जो दो क्वांटिटी है इनके रेशो सेम आ रहे हैं, हर वेरिएशन में रेशो सेम आ रहे हैं। तो भाई ये रेशो तो सेम आ रहे हैं, इस तरीके से आपको पता पड़ गया कि हर वेरिएशन में रेशो सेम आ रहे हैं। अब एक तरीका और भी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझने का, वो तरीका भी समझ लीजिए आप। देखिए कि यहाँ पे आप ऐसा है, ये कह रहा है कि x1 और x2, क्या कहा जा रहा है x1 और x2, x1 x2 और y1 और y2 अगर इक्वल आ रहे हैं तो भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। x1 और x2 और y1 और अगर y2 इक्वल आ रहे हैं तो भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। करके देख लेते हैं भाई। देखो x1 क्या है भाई, x1 है हमारा 4 और x2 क्या है, x2 देखना है यहाँ पे, x2 हमारा क्या है 8 है। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंगली अगर ये इक्वल है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो x1 है मेरा 4 अपॉन x2 है वो है 8। अब आप देखिए कि y1 क्या है भाई, y1 मेरा है 60 और y2 क्या है 120, 120 है ना y2, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब आप जरा इसको सॉल्व करके देखिए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 60 1 जा 60, 62 जा 120। तो आप देख रहे हैं कि x1 और x2 क्या आ रहा है 1/2 और y1 y2 क्या आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हुआ। तो इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, आपकी बुक में दे रखी है वह भी आप समझ लीजिए। क्या है, ध्यान से देखिएगा।
क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है, और ये इसकी वैल्यू आती है इक्वल, इसकी वैल्यू आती है कांस्टेंट। ये कहा गया है आपको, एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है। अब इसको एक तरीका और है इसको समझने का, कि देखिए कि x को आप यहीं छोड़ दीजिए, x को तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, और ये जो y है, x को तो आपको दिख तो रहा है ना, ये देखिए x को तो आप यहीं छोड़ दीजिए, और ये जो y है उसको आप के पास k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करा मैंने y को k से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो y है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो y को अगर मैं इस k के पास ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को मैंने यहीं छोड़ा और y को ले गई k के पास, क्योंकि और k के पास जाके ये हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये x से हो रहा था डिवाइड। अब जरा यहाँ पे ये जो यहाँ हम मालूम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 4 है, देखिए x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम यहाँ इस इक्वेशन से मालूम कर रहे हैं कि भाई x की वैल्यू 4 आ रही है या नहीं आ रही है। तो देख, अगर x की वैल्यू 4 आ रही है तो भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आप देखिए कि भैया x तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, और k हमारा कितना आया था, 1/15 आया था ना, k हमारा हर बार क्या आ रहा है, k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा हर बार 1/15 ही आ रही है। आप देख रहे हो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हर बार 1/15 आ रही है, 1/15, x1 x2 x1 y1, ये भी x2 y2 भी 1/15, x3 y3 भी 1/15, और x4 y4 भी 1/15। तो हर बार आपके जो कांस्टेंट वैल्यू जो k है वो 1/15 आ रही है, तो मैंने k की जगह 1/15 लिखा, और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, y की जगह मैंने लिख दिया 60। अब जरा क्या करिए, y की जगह मैंने क्या लिखा, 60 लिख दिया। अब देखिए 15 4 जा 60 होता है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई 4, और x की वैल्यू यहाँ पे 4 ही तो दी है। तो ये भी आपकी बुक में समझा रखा था, तो मैंने दिया हुआ है ये आपकी बुक में, तो मैंने बताया कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपकी बुक में ऐसे दे रखा है कि x अपॉन वाई इक्वल के, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो x को अगर हम इस तरफ रख देते हैं तो जो y है वो k के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, k की जगह आपने 1/15 लिखा और y की जगह इंटू 60 लिख दिया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 15 4 जा 60 होता है, तो x की वैल्यू आपको 4 मिल गई। ये आपकी बुक में दिया हुआ था, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। वैसे स्टूडेंट ये सब आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप तो क्या करिए, ये पैटर्न वाले, इस पैटर्न को यूज़ करके कि x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2, इस वाले पैटर्न को यूज़ करके कि भाई x1 और y1 का रेशो और x2 और y2 का रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। बता चुकी हूँ ना आपको, 2 रेशो है ये, x1 y1 एक रेशो और x2 और y2 दूसरा रेशो, और ये दोनों रेशो अगर प्रोपोर्शन में है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो x1 y1 इक्वल x2 y2 लिखिए, और क्या करिए, मालूम करिए कि ये क्या है, इक्वल है कि नहीं है। ऐसे ही x1 y1 लिखिए, x3 y3 लिखिए, और मालूम करिए कि इक्वल है कि नहीं, इनका रेशो इक्वल है कि नहीं। अगर इनका रेशो इक्वल है तो फिर क्या है, हमने यही तो करा, पहले तो हमने क्या करा, y की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर हमने क्या करा, x1, अब सारी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y2 सबके रेशो निकाले, और हमने जाना कि सारे रेशो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, x1 y1, इसका मतलब क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y2 और x4 y4, ये सब प्रोपोर्शन में है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो लास्ट में हम लिख भी सकते हैं कि रेशो आर क्या है, रेशो आर सेम इन ऑल वेरिएशन, रेशो आर सेम इन ऑल वेरिएशन। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, आप सुन लिए जो ध्यान से ना, रेशो आर सेम इन ऑल वेरिएशन, so it is direct
प्रपोर्शन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको क्लियर कर दिया है। अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे और भी अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और भी बहुत सी बातें हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो क्लियर हो गया है, अब हम क्या करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन को भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन को भी समझ लेते हैं। यह एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक के पेज नंबर 138 से लिया है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि मेरा मकसद है आपको इनवर्स प्रोपोर्शन किस तरह से फाइंड किया जाता है यह समझाना। तो स्टेटमेंट में भी थोड़ा चेंज किया है, और यहाँ पे एक्स और वाई क्वान्टिटी जो है तो उनके कुछ जो वेरिएशन है उनको भी मैंने स्किप कर दिया है। तो देखते हैं भाई स्टेटमेंट क्या लिखा है यहाँ मैंने। अ स्कूल वांट टू स्पेंड ₹6,000 ऑन मैथमेटिक्स नोटबुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक लिखा है। 150 बुक कैन बी बॉट इफ कॉस्ट ऑफ ईच बुक ₹40 इज द टेबल गिवन बिलो एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स की बुक्स खरीद रहा है एक स्कूल, और वह 6,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है। मैथमेटिक्स की बुक्स पर एक स्कूल 6,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है, और एक बुक आ रही है 40 रुपये की, तो 150 बुक खरीदी जा सकती है। तो आप यहाँ पे ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल को देख के बताइए कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। 6,000 रुपीज़ है, एक बुक आ रही है 40 रुपये की, और 40 रुपये की अगर एक बुक आ रही है तो 150 बुक खरीदी जा सकती है। तो इस टेबल को देख के बताइए कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए, प्राइस ऑफ ईच बुक कितना है आपका x क्वांटिटी, और नंबर ऑफ बुक दैट कैन बी बॉट ये y क्वांटिटी है। अब देखिए कि x और y क्वांटिटी को मैंने अलग अलग वेरिएशन में लिखा है, x1, x2, x3, x4। y क्वांटिटी को मैंने y1, y2, y3, y4 इस तरह से लिखा है। अब स्टूडेंट देखिए कि x1 जो अगर एक बुक 40 रुपये में आती है तो आप 150 बुक खरीद सकते हैं 6,000 रुपये में। एक बुक अगर 50 रुपये में आ रही है तो आप 120 बुक खरीद सकते हैं 6,000 रुपीज़ में। अगर एक बुक 60 रुपये में आ रही है तो आप 100 बुक खरीद सकते हैं 6,000 रुपीज़ में। और अगर एक बुक 75 रुपीज़ की आ रही है तो आप 80 बुक खरीद सकते हैं 6,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, x क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। y क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और इनवर्स प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो भाई ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। और एक कारण और भी है जो ये बताता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि मनी जो स्पेंड की गई है वह फिक्स है, वह कांस्टेंट है। मनी जो स्पेंड की गई है वह फिक्स है और कांस्टेंट है, तो ऐसे भी पता पड़ पा रहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आपको फिक्स क्वांटिटी दे दी गई है तो वह इनवर्स प्रोपोर्शन होता है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो स्टूडेंट, ये इनवर्स प्रोपोर्शन तो है। अब हमें यह बताना है कि भाई ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो कैसे है। तो देखिए यहाँ पे आप इनवर्स प्रोपोर्शन कहता है कि x और y क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ रहा है तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब ये है कि x1 y1 का प्रोडक्ट इक्वल हो x2 और y2 के प्रोडक्ट, और x3 और y3 के प्रोडक्ट के, और x4 और y4 के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट कांस्टेंट होने चाहिए। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ये सब प्रोडक्ट होने चाहिए कांस्टेंट। अगर ये सारे प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको ये इनवर्स प्रोपोर्शन 2-3 मेथड से बताऊंगी, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। ये फर्स्ट मेथड है, इस फर्स्ट मेथड से आप समझिए इनवर्स प्रोपोर्शन को। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x1 और y1 का प्रोडक्ट निकाल के देखना है सबसे पहले। तो आप x1 और y1 का प्रोडक्ट निकालिए, फिर आप क्या करिए x2 और y2 का प्रोडक्ट निकालिए, फिर आप क्या करिए x3
और y3 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, x4 और y4 का प्रोडक्ट निकालना है। और इन सब के प्रोडक्ट निकालने पर अगर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है तो यह इन्वर्स प्रोपोर्शन है। भाई x1 क्या है 40 और y1 क्या है हमारा 150। अब इनका प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, रुपीस में आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है 6000 रुपीज़ है। तो आप देखिए कि भाई 2 जीरो हैं, आप भी 2 जीरो लगा दीजिए। 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। तो हमारा आपने देखा कि 150 बुक, अगर एक बुक 40 रुपीज़ की है तो 150 बुक आपकी आएंगी 6000 रुपीज़ की। अब आप देखिए x2 और y2 का निकालिए प्रोडक्ट। x2 कितना है 50 है, 50 है ना x2, ये x2 50 है और y2 कितना है 120, देख पा रहे हैं ना आप। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 जीरो हैं, आप भी 2 जीरो लगा दीजिए। आप ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से करके देख लीजिए। 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, यहाँ पे भी 6000 रुपये आ गया। अब x3 की वैल्यू क्या है 60 है और y3 की वैल्यू क्या है 100। अब आप देखिए रुपीस कितना आएगा भाई, 60 को 61 जा 2 जीरो तो आप लगा दीजिए, 61 जा 60 होता है और उसके बाद क्या है 2 जीरो और लगा दीजिए बस। यहाँ पे क्या आ गया, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे आप लिखिए रुपीस है ना और 6000, ठीक है। 60 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया। अब आप x4 और y4 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो आपका x4 कितना है 75 है और y4 कितना है 80 है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक जीरो तो आप लिख दीजिए पहले ही और 75 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 5 जा 40 होता है और 8 7 जा 56, 56 में 4 ऐड किया तो 600 मिल गया। तो यहाँ पे आप 600 लिख लीजिए। तो आप देख रहे हो कि x1 x2 y1 y2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, इन सब के जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 6000। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y3 के प्रोडक्ट निकालने पे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो एक मेथड तो आपके पास ये है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, एक अल्टरनेट मेथड भी बताती हूँ। अल्टरनेट मेथड क्या कहता है, अल्टरनेट मेथड भी समझ लीजिए आप। देखिए अल्टरनेट मेथड क्या कहता है, अल्टरनेट मेथड कह रहा है कि भाई आप ये जो हमने कहा है आपसे कि x1 y1 इक्वल x2 y2, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर x1, हम आपसे कह रहे हैं x1 y1 का प्रोडक्ट इक्वल हो x2 और y2 के प्रोडक्ट के, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ऐसा हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे इसको अल्टरनेट मेथड के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो x1 और x2 है इनको आप इक्वल के इस साइड ले जाइए और y2 और y1 को आप इक्वल के इस साइड रखिए। ऐसा हम कर सकते हैं कि y2 और y1 को इक्वल के एक साइड कर लें और x1 x2 को हम इक्वल के एक साइड कर लें। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए अब देखिए x1 है और x2 इक्वल के इस साइड क्या हो रहा है y2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x1 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप आगे आइए, y2 है यहाँ पे और ये y2 तो आपने ऐसे ही लिख दिया और ये जो y1 है ये x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y1 x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, x2 मल्टीप्लाई हो रहा था y2 से तो यहाँ आके डिवाइड हुआ, y1 मल्टीप्लाई हो रहा था x1 से तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। x1 को हमने यहीं रखा, y2 को हमने यहीं रखा और x2 को डिवाइड कर दिया x1 से और y1 को डिवाइड कर दिया y2 से। अब आप आगे देखिए, यही वैल्यू आपको रखनी है, यही वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पे, ये जो इसकी वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू रखनी है और देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो फिर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए x1 कितना है, x1 आपका 40 है, x2 कितना है, x2 लिखना है यहाँ पे, आप देखिए x2 क्या है 150, ठीक है।
y2 नहीं लिख रहे हैं अब की बार हम लिख रहे हैं x2 जो कि 50 है, ठीक है। x1 40, x2 50। अब आपका y2 कितना है, y2 देखिए आप, y1 नहीं y2, क्योंकि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को तो हमें ये इक्वेशन मिली है। तो y2 क्या है आपका 120 है, ठीक है स्टूडेंट। और y1 क्या है 150। जरा आप इसको सॉल्व करके देखिए, 0 से 0 कटी, आपको क्या मिला 4/5। तो आपका x1 क्या है 4 और x2 है आपका 5, ठीक है। अब इसको भी जरा सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट करी। अब आप देखिए कि 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो आपको यहाँ भी क्या मिल गया, यहाँ भी आपको 4/5 मिल गया। आपका y2 क्या है 4 और y1 क्या है 5, ठीक है। ये हमारा x1 x2, ये x1 x2 है और ये y2 और y1 की वैल्यू है। तो यहाँ भी आपको 4/5 मिला और जब इसको सिंप्लीफाई किया तब भी आपको 4/5 मिला। तो इससे आपने क्या जाना कि भाई दोनों x1 x2 y2 y1 अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन ही है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक दूसरा मेथड हो गया, अल्टरनेट मेथड हो गया। एक अनदर मेथड भी आपको बताती हूँ, आप उसको भी समझ लीजिए। कहाँ बताएं आपको, देखते हैं अभी, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। पहले ऐसा करिए, आप इसको एक उस बॉक्स में पैक कर लीजिए ताकि सब कुछ मिक्स ना हो, ठीक है। अब अनदर मेथड क्या कहता है, अनदर मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा थर्ड मेथड है, ठीक है। अब थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि आप x1 और x2 का रेशियो निकाल लीजिए जरा, है ना। और आप y1 और y2 का भी रेशियो निकाल लीजिए। और रेशो निकालने के बाद आप देखिए कि आप क्या पाते हैं। तो हम रेशो निकाल के देखते हैं, फिर अनदर मेथड क्या कहता है वह भी आपको क्लियर हो जाएगा। x1 क्या है भाई हमारा, x1 है 40 और x2 क्या है 50। अब इसका रेशो क्या आएगा, आपको 0 से 0 कट जाएगी, रेशो क्या आएगा 4/5, है ना। 4/5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 4/5। अब y1 y2 का जरा रेशो निकालिए। y1 क्या कहता है, y1 है हमारा 150 और y2 क्या है 120। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कट गई, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला 5/4, है ना। या फिर मैं इसको 5/4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि y1 y2 जो है वो x1 x2 का रेसिप्रोकल है। देख रहे हैं आप, y1 y2 जो है वो x1 x2 का रेसिप्रोकल है। अब x1 x2 क्या है, x1 और x2 क्या आ रहा है हमारा, x1 x2 आ रहा है हमारा 4/5 और 4/5 का रेसिप्रोकल क्या है 5/4। तो देखिए y1 y2 आपका क्या आ रहा है 5/4 आ रहा है। मतलब y1 y2 अगर x1 x2 का रेसिप्रोकल आए, इनवर्स आए, तो भी ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो मैंने आपको 3 मेथड बता दिए इनवर्स प्रोपोर्शन फाइंड करने के, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये वाला और ये वाला मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। आपको जो भी ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिखेंगे अपने आंसर में आप लास्ट में लिख सकते हैं दस x प्रोपोर्शनल, है ना, x प्रोपोर्शनल 1/y। x जो है वो 1/y का प्रोपोर्शनल है ना। कैसे, अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ये 1/y में y क्या हो रहा है 1 से डिवाइड हो रहा है, y 1 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी तो क्या होगा, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम xy, इस तरह से xy भी मानते हैं। दस x प्रोपोर्शनल 1/y इक्वल xy का प्रोडक्ट, और xy का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट हमारा ये इंट्रोडक्टिव पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। आपके जो चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सब हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां मैं आपको कराऊंगी डू दिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।